हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का 12वां चैप्टर है वन हमारी जीवन रेखा। अच्छा लेसन है, 1-2 प्रश्न बन जाते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लिखा है, एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। तो अब लिखा है वन भ्रमण के बारे में। प्रोफेसर अगले दिन बच्चों को वन घुमाने के लिए लेकर गए थे, तो इसी के बारे में लिखा हुआ है। यानी रविवार को लेकर वो गए थे कि एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। तो बच्चों को एक दूसरा बच्चा मिला, गांव का था, जो जिसका नाम टीबू था, और वो क्या करने जा रहा था? अपने मवेशियों को चराने के लिए जा रहा था अपनी चाची के साथ। आगे लिखा है, उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। क्योंकि टीबू जो है वन में रोज आता जाता था, तो उसे जानकारी थी कि शोर मचाने से जंतु परेशान हो सकते हैं, इसीलिए उसने सबको शांत रहने के लिए कहा। आगे लिखा है, फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से भी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी ज्यादा तरोताजा और प्रसन्न हो गए थे। तो वन का वातावरण बहुत शांत था, ठंडी ठंडी हवा वहां पर बह रही थी, और बच्चे ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तरोताजा अपने आप को महसूस किया। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कुछ वन्य जंतु। ये जो वन्य जंतु इस चित्र में छपे हुए हैं, ये पानी पीने के लिए यहाँ आए हुए हैं तालाब के किनारे। आगे लिखा है, नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। तो पक्षी क्यों चहचहा रहे थे? क्योंकि कुछ बंदर जो हैं वो पेड़ों पर चढ़ गए थे बच्चों को देखकर, इसीलिए पक्षी परेशान हो गए थे और चहचहाने लगे थे। आगे लिखा है, जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं।
टीबू ने यह भी बताया कि सूकर यानी वराह या सुअर और गौर, बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं, यानी जहां घना जंगल होता है वहां ये बड़े जानवर रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। आगे लिखा है, बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाक और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। तो जंगल काफी घना था, पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य बड़े मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था और सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं आ पा रहा था, इसलिए जंगल अंधेरे से भरा हुआ लग रहा था। यहाँ आप नीम देख सकते हैं वृक्ष में, ये बांस के वृक्ष हैं, ये शीशम का वृक्ष है। अपने आसपास आप लोगों ने देखा होगा नीम का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, ये सेमल का वृक्ष है। तो अपने आसपास आपने नीम, बांस, शीशम, बांस का वृक्ष गांव में मिल जाता है, शीशम का भी आसपास देखा होगा, लेकिन सेमल का वृक्ष मैंने नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ लिखा है वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप। यहाँ लिखा हुआ है क्रियाकलाप में कि लकड़ी से जो वस्तुएं बनती हैं, वन से जो लकड़ी प्राप्त होती है उससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो यही लिखा हुआ है कि काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उन्हें उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि यह वितान यानी कैनोपी कहलाता है। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है वन में वितान और उसके नीचे के तल। जो ऊपर उठे हुए वृक्ष हैं तो उनकी शाखाएं नीचे वाले वृक्षों के लिए छतों का काम करती हैं। तो यही इसमें दिखाया गया है। ये अधोतल हैं, ये शिखर है, शिखर इनका ऊंचा है वृक्षों का, और ये नीचे वाले वृक्षों के लिए छत का कार्य। तो यहाँ आप इस चित्र में वन उत्पाद देख सकते हैं। शहद, लकड़ी की मूर्ति, मोहरी लाख, गोंद और कत्था, ये सभी वन से प्राप्त होते हैं। आगे लिखा है अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए, उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके बीच झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाक बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। आगे लिखा है कुछ बच्चे झाड़ियों,
शाकों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। तो कुछ बच्चे जो थे झाड़ियों और शाकों के पुष्पों पर जो तितलियां मंडरा रही थीं उन्हें देख रहे थे। तो बच्चे जब छोटी छोटी झाड़ियों के पास गए तो उनके वस्त्रों पर क्या हुआ, बीज चिपक गए और कुछ छोटी छोटी झाड़ियां भी चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन सब जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों और टहनियों और छोटे शाकों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। यहाँ आप वन की भूमि की सतह देख सकते हैं। वन भूमि की ये सतह है। ये जो सूखी पत्तियाँ हैं यहाँ पर ज़मीन में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा इस पर छोटे छोटे कीट भी हैं यहाँ पर। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा है, बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियाँ एकत्रित कर लीं। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। आगे लिखा है, क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो क्षयमान पदार्थ क्या हमेशा ही गर्म होते हैं? इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप लिखा हुआ है। एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या तो जब आप इस तरीके का क्रियाकलाप करेंगे तो गड्ढा आपको भीतर से हल्का गर्म लगेगा। तो यही यहाँ बताया जा रहा है। आगे पढ़ेंगे। लिखा है, पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृत पड़ोसियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाक भक्षी हों अथवा मांस भक्षी, अंततः भोजन प्राप्त करने के लिए पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी पादपों पर ही निर्भर हैं। और जो भी जंतु भोजन करता है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होता है। आगे लिखा है, जीव पादपों का भोजन करते हैं। उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं। मेढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला आपको याद रखना है। घास खाते हैं कीट, कीट खाता है मेढक, मेढक को खाता है सर्प और सर्प को खा लेता है गरुड़। आगे लिखा है, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। तो वृक्ष हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए उपयोगी हैं। तो इनको काटना हानिकारक होता है। यही प्रोफेसर अहमद बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे लिखा है, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। हैंड लेंस वही जिसका पिछले लेसन में उल्लेख हुआ था कि लेंस से छोटे वस्तुओं को देखते हैं तो वो बड़ी दिखाई देती हैं, वही हैंड लेंस है। आगे लिखा है, उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीडों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस यहाँ लिखा है कि कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, तो ऊपरी परत में ही ह्यूमस होता है, मिट्टी की ऊपरी परत में। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। अपघटक क्या होते हैं? जो पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को
ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आगे लिखा है, पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जाए, क्योंकि यह ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आगे लिखा है, वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल किस प्रकार प्रभावित होता है? यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे पादप ग्रहण करते हैं, पादप ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन जंतुओं द्वारा अवशोषित की जाती है, फिर से ऑक्सीजन जो जंतु ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम ऐसे चलता रहता है। आगे लिखा है, यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल किस प्रकार प्रभावित होता है? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधि पादपों के बारे में जानते हैं। यानी जो लोग वन में रहते हैं ये उन औषधियों के बारे में जानते हैं जो जंगल में उगती है, और वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल आदि प्रदान भी करता है। आगे लिखा है, बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर है और झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। आगे लिखा है, टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी क्षयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर में अनेक भृंग और कैटरपिलर यानी लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया। पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है।
तो वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग भी इसमें निवास करते हैं। वन उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं, औषधि, जल ये सब प्रदान करते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है। आगे लिखा है, अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थीं। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटा बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन की भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई थी, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। यहाँ आप देख सकते हैं जो घने वृक्ष होते हैं तो एक छत जैसी बन जाती है, तो जो वर्षा का पानी है सीधे जमीन पर नहीं आ पा। तो यहाँ लिखा भी है, समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन इसमें दिखाया गया है। यहाँ लिखा है, क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है, यानी पत्तियां हैं, सड़े गले पदार्थ हैं इस भूमि पर स्पंज की तरह प्रतीत होते हैं। आगे लिखा है, यहाँ लिखा है, मूल तंत्र जल के भूमि में अवस्रावित होने में सहायक होता है। आगे लिखा हुआ है, जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल में गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। तो मृदा का अपरदन रोकने के लिए वन में वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है। वन में भी और अपने आसपास भी वृक्ष होना आवश्यक है, जिससे मृदा की ऊपरी जो परत होती है, उपजाऊ परत, वह बहने से रुक जाती है। आगे लिखा है, लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। हवा भी ठंडी रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 8 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है। वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा है और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ साथ विकास का कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा कि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं, अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधि, पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते
रहना चाहिए। तो वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही बताया गया है इस लेसन में। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं कि यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए वृक्षों को काटना नहीं बल्कि लगाना चाहिए, ताकि वन संपदा को बढ़ाया जा सके। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।